अब न्यूक्लियर फिजिक्स में हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे। न्यूक्लियर फिजिक्स में वी विल स्टडी अबाउट द न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस को सबसे पहले रदरफोर्ड ने अल्फा स्कैटरिंग करके दिखाया कि मोस्टली अल्फा पार्टिकल पास विदाउट डेविएशन। तो ऐसा लगता था कि एटम का मोस्टली पार्ट एम्प्टी है, एटम का मोस्टली पार्ट एम्प्टी है। हेलो, एटम का मोस्टली पार्ट एम्प्टी है। तो उसके कंक्लूजन पे उसने कहा टोटल मास एंड टोटल पॉजिटिव चार्ज इज कंसंट्रेटेड इन अ स्मॉल स्फीयर दैट इज कॉल्ड द। उसके बाद 1911 में रदरफोर्ड ने डिस्कवरी ये करी थी। उसने ये बताया था मोस्टली पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी बाई अल्फा स्कैटरिंग, जिसको हम पढ़ चुके हैं एटॉमिक फिजिक्स में। पढ़ चुके कि नहीं? पढ़ चुके ही नहीं पढ़ी? हेलो, पढ़ चुके ना? और 1926 में जेम्स चैडविक ने डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस की। जेम्स चैडविक। सर न्यूट्रॉन्स था ना? हाँ, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बाद ही न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई। ठीक है, उसने ये पता करा कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन है, जेम्स चैडविक ने बताया। उसी से डिस्कवरी ऑफ। अब मान लीजिए किसी भी एलिमेंट को शो करना है, तो एलिमेंट अगर एक्स है और ये जेड है और ये ए है, जेड इज नंबर ऑफ प्रोटॉन और ए एटॉमिक मास नंबर का मतलब ए माइनस जेड ये न्यूट्रॉन है। एंड कंबाइंड न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन को कहते हैं न्यूक्लियॉन। क्या कहते हैं भाई? न्यूक्लियॉन। जनरली वी विल एज्यूम दैट द ऑल न्यूक्लियस आर मेड अप ऑफ सेम पार्टिकल। तो उनकी जो डेंसिटी होती है किसकी? न्यूक्लियस की। अब इसके बाद कुछ न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हम। न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज या न्यूक्लियर ग्रुप्स। न्यूक्लियर ग्रुप्स में हमने सारे एलिमेंट्स को टोटल 4 पार्ट में डिवाइड माना है। आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स एंड आइसोडाइफर। आइसोटोप्स में Z सेम होता है। आइसोबार में A सेम होता है। आइसोटोन्स में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं, यानी A-Z सेम होता है। और आइसोडाइफर में which have the same difference which have the same number of न्यूट्रॉन जिसमें सेम हो। लिख दीजिएगा A-, समझे? हेलो, जिसमें A-Z सेम हो। यह है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और ये है नंबर ऑफ प्रोटॉन। जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन का डिफरेंस सेम हो, दैट इज आइसोडाइफर। जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम हो, वो आइसोटोन्स।
जिसमें एटॉमिक मास नंबर सेम हो 2200 बार्स, और जिनमें Z सेम हो यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम हो 2200। न्यूक्लियर ग्रुप्स आर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। क्लियर है? अरे क्लियर है कि नहीं है? Yes. साफ कर दें, ये वाला साफ कर दें पोर्शन। Yes, नहीं sir. सर, अब तुम तो लेट करते हुए आप क्या करें, और बाकी लोगों को दिक्कत नहीं होती, तुम्हें दिक्कत क्या है भाई? सात सर साल एक्चुअली बाद मेरी साइड अटक गया था इसलिए मैं मतलब मेरे साइड लैग चल रहा था। या तो अपना देखो तो यार कि क्या क्या दिक्कत है ना? क्यों भाई? अब साइज ऑफ न्यूक्लियस की बात करेंगे। पहले हमने ग्रुप की बात कर ली, अब साइज ऑफ न्यूक्लियस। साइज ऑफ न्यूक्लियस, ये लिखिए लाइन। जनरली all nucleus have the almost same density, almost the same density of the order of 10 की पावर 17 kg per meter cube। ये न्यूक्लियस की डेंसिटी है। We will assume that the density of every nucleus, whatever be the element, कोई भी एलिमेंट हो, सबकी डेंसिटी 10 की पावर 17 kg पर मीटर क्यूब के ऑर्डर में होगी। तो अब क्योंकि वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी होता है, तो मास डिपेंड करता है एटॉमिक, जो हमने ए देखा है एटॉमिक मास नंबर, उस पर डिपेंड करता है, और वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब होता कि नहीं होता भाई? यानी आर क्यूब जो रेडियस है, दैट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक मास नंबर ए, और इस कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट को हटाया तो आर इज इक्वल टू आर नॉट ए की पावर 1/3, और आर नॉट की वैल्यू फर्मी ने देखी, आर नॉट की वैल्यू फर्मी ने देखी, और उसकी वैल्यू है 1.2 इंटू 10 की पावर -15 मीटर। दैट इज प्रैक्टिकली ऑब्जर्व। तो भाई जिसका एटॉमिक मास नंबर ज्यादा होगा, जिसका एटॉमिक मास नंबर ज्यादा होगा, उसकी रेडियस भी ज्यादा होगी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया? Yes. अब न्यूक्लियन ये है, ये न्यूक्लियस है, थोड़ा बड़ा बना रहा हूं मैं। इसमें न्यूट्रॉन भी हैं, और मान लीजिए ये प्रोटॉन है। सर्किल जो है प्रोटॉन को शो कर रहे हैं, सर्किल शो कर रहे हैं प्रोटॉन को, और डॉट शो कर रहा है न्यूट्रॉन को। एक्चुअली जो न्यूक्लियर फोर्स होता है, दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स, ऑलवेज ऑफ अट्रैक्शन बट अ शॉर्ट रेंज फोर्स। लिखिएगा, ये न्यूक्लियस जो हैं, देखिए, न्यूक्लियर फोर्स एक्स बिटवीन न्यूक्लियन एंड ऑलवेज ऑफ अट्रैक्शन एंड इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज। यानी न्यूट्रॉन या प्रोटॉन के बीच में जो फोर्स लगेगा, मान लीजिए प्रोटॉन है, इनके बीच में न्यूक्लियर फोर्स ये लगेगा, जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिपल्जन का होगा। जबकि न्यूट्रॉन में सर एंड इंडिपेंडेंट ऑफ, ये प्रोटॉन है, प्रोटॉन के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये नहीं बनाना है क्योंकि न्यूट्रॉन को डॉट बनाया। सर क्या लिखा था? इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, और ये न्यूक्लियर फोर्स है। न्यूक्लियर फोर्स ऑलवेज ऑफ अट्रैक्शन, न्यूक्लियर फोर्स ऑलवेज ऑफ अट्रैक्शन, बट दिस फोर्स
इज अ वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स। शॉर्ट रेंज फोर्स का मतलब इन दोनों के बीच में अगर गैप, दो न्यूक्लियन के बीच में अगर गैप 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर का होता है, तभी ये फोर्स एग्जिस्ट करता है। द न्यूक्लियर फोर्स एग्जिस्ट विद इन द रेंज ऑफ 10⁻⁻15 मीटर। अगर मैं कहूं एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है, ये न्यूट्रॉन है और ये प्रोटॉन है, इनके बीच में भी अट्रैक्शन का फोर्स होगा न्यूक्लियर का, यानी न्यूक्लियर फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज। अगर दोनों ही प्रोटॉन हैं तो न्यूक्लियर फोर्स तो अट्रैक्शन का है, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिपल्सन का होगा, क्योंकि सेम नेचर चार्ज है। यहाँ पर दो न्यूट्रॉन हैं और इन न्यूट्रॉन के बीच में लगने वाला जो फोर्स है दैट इज आल्सो ऑफ अट्रैक्शन, बट दिस रेंज, द गैप बिटवीन दीज टू न्यूक्लियॉन्स should not greater than 10⁻⁻15 मीटर। दैट इज अ शॉर्ट रेंज फोर्स। सर ठीक है, मतलब 10⁻⁻15 मीटर के लिए प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में न्यूक्लियर फोर्स रिपल्सिव की जगह अट्रैक्टिव लगेगा। प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में न्यूक्लियर फोर्स हमेशा अट्रैक्शन का होता है, ये रिपल्सन का तो हो ही नहीं सकता। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये कूलम्बियन फोर्स है, सेम नेचर के कारण ये कौन सा होगा, रिपल्सन का। समझ में आया? यस सर। लिखिएगा दो तीन चीजें। लिख लिया इतना? नहीं सर। अरे लिखा कि नहीं लिखा भाई? लिख लिया? यस सर। तो आपने क्या समझा? डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस ऑफ ऑल द एलिमेंट्स आर अप्रोक्सीमेट सेम 10⁻17। ठीक है? Yes. And nuclear force is independent of charge and that is a short range force। ठीक है? लिख लिया? साफ करें? Yes. सर। हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, एक न्यूक्लियस में एक पार्टिकल और माना जाता है म्यू मीसॉन। क्या मानते हैं? म्यू म्यू मीसॉन। मीसॉन। समझ में आ रहा है? जैसे मान लीजिए दो डॉग हैं, यानी दो प्रोटॉन को या दो न्यूट्रॉन को हमने दो डॉग मान लिए। अब न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है, तो जब न्यूट्रॉन है तो न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो जाता है, न्यूट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाता है, और प्लस पाई मीसॉन यानी पाई नॉट, यानी ये न्यूट्रल चार्ज है। और दूसरा वाला जो न्यूट्रॉन है वो पाई मीसॉन को गेन कर लेता है। सर थोड़ा बड़ा बना दीजिए, स्क्रीन ब्लर आ रही है। पाई मीसॉन को गेन कर लेता है। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? सर ब्लर आ रही है स्क्रीन, थोड़ा सा आप लेटेस्ट को थोड़ा बड़ा आ कर रही है दीजिए। स्क्रीन? हेलो हेलो? नहीं सर। अरे यार तुम अपने उसको चेंज करो यार। हेलो? हाँ सर। तो ये वाला जो न्यूट्रॉन है ये भी एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाता है, तो ये मान सकते हैं ये दो डॉग हैं, इन डॉग के बीच में एक बोन है और बोन दोनों के दांतों के बीच में है, और ये छूट नहीं सकती बोन। तो ये भी खींच रहा है इसको, ये भी खींच रहा है इस तरफ से, ये वाला डॉग इसको खींच रहा है और ये वाला डॉग इसको खींच रहा है। यानी हमेशा किसका फोर्स होगा? अट्रैक्शन का। यानी हम स्पाई मीसॉन को एक बोन मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? क्या मान सकते हैं? एक बोन। अब मान लीजिए एक प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन है। हेलो? ये प्रोटॉन है, तो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में फोर्स देखते हैं। तो ये प्रोटॉन क्या करता है, अपने आप को न्यूट्रॉन में चेंज करता है, और साथ में पाई मीसॉन पॉजिटिव, क्योंकि इस पे चार्ज पॉजिटिव है, पाई मीसॉन। ध्यान रखिए इस पर मास नहीं है, क्योंकि न्यूट्रॉन का मास अप्रोक्सीमेट बराबर होता है प्रोटॉन के मास का। और ये न्यूट्रॉन, ये वाला न्यूट्रॉन, मेरी बात समझ में आ रही है?
ये न्यूट्रॉन जिस समय पाई मीसॉन को गेन कर लेता है तो खुद प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है। ये बस पॉजिटिव चार्ज है जो इलेक्ट्रॉन के बराबर है मैग्नीट्यूड में, लेकिन नेचर ऑफ चार्ज पॉजिटिव है। और इसमें जो हमारी बोन है जिसको हम कहेंगे दैट इज द पॉजिटिव चार्ज मीसॉन, दैट इज massless but having a charge equal to that of the charge on a proton। तो जब प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हुआ तो पाई मीसॉन उसने रिलीज किया और ये पाई मीसॉन न्यूट्रॉन ने गेन करके प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ। क्लियर है? अब यही बोन है बिल्कुल सेम, एक इसमें प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है, ये न्यूट्रॉन है और ये प्रोटॉन है। सर वो पाई 0 लिखा है या फिर पाई की पावर 0 लिखा है या पाई की पावर प्लस लिखा है? पाई प्लस है ना, ये प्रोटॉन कन्वर्ट होगा न्यूट्रॉन न्यूट्रल में और एक पॉजिटिव चार्ज। सर ऊपर उसके ऊपर जो सबसे ऊपर लिखे हैं अपन ने। अरे ये तो पाई नॉट होगा ना, न्यूट्रॉन थोड़ी चार्ज दे देगा, ये तो हाँ न्यूट्रॉन सर। एक्साइटेड स्टेट में आ गया। क्लियर है? यस सर। अब बात मेरी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अब एक न्यूट्रॉन जो है, ध्यान से सुनिएगा, एक न्यूट्रॉन जब कन्वर्ट होता है प्रोटॉन में, यानी प्रोटॉन तो पॉजिटिव है ही, तो ये पाई मीसॉन नेगेटिव में ब्रेक हो जाता है। मेरी बात समझ में आ रही? और ये प्रोटॉन जिसको पाई न्यूट्रॉन मिला है, ये पाई मीसॉन मिला है नेगेटिव, ये कन्वर्ट हो जाता है न्यूट्रॉन में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? न्यूट्रॉन में। और इसमें जो बोन को मानेंगे हम म्यू मीसॉन नेगेटिव मानेंगे। बोलो हाँ या ना? हाँ या ना? हेलो, समझ में आ रहा है सर ये? लास्ट वाला फिर से बता दीजिए। देखिए, न्यूट्रॉन जिस समय प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है, न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है ना, न्यूट्रॉन क्या है? यस न्यूट्रल है, सर। चार्जलेस है। अब प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव, इस तरफ न्यूट्रल होना चाहिए ना। तो ये पाई मीसॉन नेगेटिव को रिलीज करता है और ये रिलीज दूसरा वाला प्रोटॉन गेन करके खुद न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है। यानी इसको नेगेटिव मिला प्रोटॉन को इक्वल टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ दिस, चार्ज ऑफ दिस, तो क्या बन जाएगा? ये क्या बन जाएगा? न्यूट्रॉन। यानी न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होते रहते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होते हैं, एक्सचेंज चलता रहता है। क्लियर है? क्लियर है? और इनके Yes. बीच में जो फोर्स है, इनके बीच में जो फोर्स होता है दैट इज ऑफ ऑलवेज अट्रैक्शन। क्लियर है? बट दिस इज अ वेरी यस सर। शॉर्ट रेंज फोर्स। अच्छा, दूसरी बात सुनो, अब कुछ चीजें और समझनी है इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जनरली पूछी जाती है। और ध्यान रखना, ये चैप्टर जो है पूरा का पूरा मेमोरी बेस्ड, आप एक बार अगर पढ़ लेंगे तो सिर्फ अपने दिमाग में बिठा लेना है और कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में। ठीक है? ठीक है ना? अब सर हिग्स बोसॉन क्या होता है? ये तुम जाने क्या पूछते हो यार, हम तो कभी पढ़ा ही नहीं ना, कभी आईआईटी में देखा ना, कौन सा नहीं सिलेबस है, सर, काय में है? एक्चुअली गॉड पार्टिकल जो कि मतलब जिसके बारे में क्वांटम में बात की जा रही है, तो सर वो नहीं, क्या है? वो नहीं पढ़ना हमें, ना हमने पढ़ाया कभी। ठीक है ना? अच्छा, यस सर। हाँ, कभी नहीं पढ़ाया ना, वो किसी कोर्स में। आपको हो सकता है जब आईआईटी में आपका हो जाए तब वहां पढ़ाया जाए। गॉड पार्टिकल्स की डिस्कवरी हुई थी बड़ी सी टनल में, समझे, जिसको हमने 3-4 साल पहले देखा था टीवी पर। ठीक है? वो गॉड पार्टिकल जो अच्छा, बोले हैं उन्होंने, जिस यस समय सर। शुरुआत में यूनिवर्स बना था तब के बारे में थोड़ी थ्योरी रिसर्च कर रहे थे। यही पूछ रहे हो ना तुम? हाँ सर। हाँ, वो जरूरत नहीं है हमें पूछने की, वो जरूरत नहीं है बताने की। अच्छा देखिएगा, सर। एक लाइन लिखिएगा, कूलम्बियन फोर्स, जो कूलम फोर्स होता है, जो प्रोटॉन प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन या दो चार्ज पार्टिकल के बीच में लगता है, लिखो दैट इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स। क्या होता है वो? लॉन्ग रेंज फोर्स है। मान लीजिए हम किसी न्यूक्लियस की कल्पना करें, सपोज वी आर कंसीडरिंग अ न्यूक्लियस। अब क्या होगा, ये जो न्यूक्लियस है, ये जो प्रोटॉन है, यहाँ पर प्रोटॉन को माना, प्रोटॉन घिरा हुआ है न्यूट्रॉन के साथ, मान लीजिए न्यूट्रॉन के साथ घिरा है, ये न्यूट्रॉन है, और रिपल्सन फोर्स के कारण दूसरे प्रोटॉन शिफ्ट हो चुके हैं इससे दूर। अब ये वाले प्रोटॉन, ये वाले जो प्रोटॉन हैं, ध्यान से सुनिएगा, ये जो प्रोटॉन है दे आर एट लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम दिस प्रोटॉन। तो इसका मतलब इन वाले प्रोटॉन के बीच में जो न्यूक्लियर फोर्स होगा वो नेग्लिजिबल होगा, लेकिन कोलंबियन फोर्स तो रिपल्सन का होगा ना। तो ये वाला प्रोटॉन
is being repelled by the other protons, they are situated at a small distance or large distance. Clear हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे आ रहा है। Yes. लेकिन जो बाकी के न्यूट्रॉन हैं जो इसके न्यूक्लियर रेंज में हैं, जो 10 की पावर -15 मीटर से कम डिस्टेंस पर है, क्या उनके कारण अट्रैक्शन फोर्स लग रहा होगा? ये कौन सा फोर्स है? ये कौन सा फोर्स है जो इस प्रोटॉन पर, ये न्यूट्रॉन जो उसके नेबर में है, जो 10 की पावर -15 मीटर की रेंज से कम रेंज पर है, क्या वो न्यूक्लियर फोर्स लगा रहे होंगे? और ये वाला फोर्स कौन सा होगा? Yes, sir. कौन सा होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दूसरी बात है, हर प्रोटॉन की न्यूक्लियर फोर्स की रेंज उसके पास वाले न्यूक्लियॉन्स के कारण होगी, सबके कारण तो होगी नहीं। होगी कि नहीं होगी? हेलो, अरे होगी। हाँ सर। तो ये वाला जो न्यूक्लियर फोर्स शॉर्ट रेंज फोर्स है, तो न्यूक्लियर फोर्स इज नॉट द सेंट्रल फोर्स। लिखिएगा, न्यूक्लियर फोर्स इज नॉट द सेंट्रल फोर्स, क्योंकि ये सारे डिस्ट्रीब्यूशन असिमेट्रिक हैं। इनके कारण लगने वाले नेट फोर्स का डायरेक्शन सेंटर से दूर हो सकता है। बात समझ में आई? इन सारे फोर्सेस के रिजल्टेंट का डायरेक्शन सेंटर से, सेंटर को मिलाने वाली लाइन नहीं बल्कि किसी और लाइन की तरफ हो सकता है। तो दैट फोर्स इज नॉट सेंट्रल फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स इज नॉट द सेंट्रल फोर्स। क्लियर है? Yes, sir. समझ में आया? ठीक है। Yes, sir. अब अगर मान लीजिए न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन अगर बराबर है, तो ये बैलेंस है कि नहीं बैलेंस? ये वाला प्रोटॉन बैलेंस है कि नहीं है? क्लियर है? इज दिस प्रोटॉन बैलेंस्ड और नॉट? अरे ये न्यूक्लियर फोर्स जो नेबर के न्यूक्लियन लगा रहे हैं इसके ऊपर, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो रिमेनिंग प्रोटॉन लगा रहे हैं, अगर वो दोनों फोर्स बराबर हैं, तो क्या ये प्रोटॉन बैलेंस है कि नहीं? Yes, sir. है ना बैलेंस? तो लिखिएगा, 2-3 लाइनें लिखिएगा। नंबर ऑफ न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन प्रोटॉन due to neighboring neutrons और जनरली अट्रैक्शन का फोर्स ही बाइंड कर रहा है, ये तो उसको तोड़ने की कोशिश कर रहा है। तो जितना बड़ा न्यूक्लियस होगा उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स उतने ज्यादा होंगे। तो लिखिएगा, फॉर फॉर हैवी न्यूक्लियस, फॉर हैवी न्यूक्लियस और द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज सर हाई। अपन ने ये लिखा था नंबर ऑफ न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन प्रोटॉन ड्यू टू नेबरिंग न्यूट्रॉन, बस यहीं तक लिखा था। ड्यू टू नेबरिंग न्यूट्रॉन आर बैलेंसिंग ईच अदर, लिख दिया। आर बैलेंसिंग, हाँ सर। देखो, in almost stable nuclei, in almost stable nuclei, the number of neutrons is greater than number of proton, number of neutron greater than number of proton। ठीक है। और जनरली the size of nucleus is large। अब अगर हम वेरी हैवी न्यूक्लियस की बात करें, देखो, फॉर वेरी हैवी न्यूक्लियस दैट इज ऑलमोस्ट अनस्टेबल, क्या होता है? क्या होता है अभी? डायग्राम यही बनेगा इसका। और वेरी हैवी न्यूक्लियस, अब ये लिखो, फॉर वेरी हैवी न्यूक्लियस द बैलेंसिंग ऑफ फोर्सेस कैन नॉट बी अचीव्ड, और एंड सच न्यूक्लियस ब्रेक स्पॉन्टेनियसली। और ब्रेक क्यों करते हैं भी? क्योंकि इस न्यूक्लियस की एनर्जी ज्यादा है, अपनी स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए ब्रेक करते हैं। ठीक है।
and after breaking they acquire more stable structure. They acquire more stable structure. अब जब स्टेबल स्ट्रक्चर है, मान लीजिए इस वाले की पेरेंट की एनर्जी ईपी है और जो नया न्यूक्लियस टूटने के बाद बना वो ई डॉटर है, तो जो एनर्जी रिलीज हुई वो ईपी माइनस ईडी हुई, ये एनर्जी रिलीज होगी और ये एनर्जी जो होती है ये मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर की होती है। किसके ऑर्डर की होती है? किसके ऑर्डर की होती है? मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर की होती है। और इससे जो पार्टिकल निकलते हैं उनको हम रेडियो एक्टिव पार्टिकल कहते हैं। एंड सच फिनोमेना अकर्स इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी। क्या कहलाती है? क्या कहलाती है ये? Sir, what is EP and ED? क्या? EP, ED? EP is the energy of nuclear parent nucleus और energy of daughter nucleus स्टेबल है, ज्यादा स्टेबल है। अच्छा। इसका मतलब इसकी स्टेबल ज्यादा है तो नेगेटिव एनर्जी इसकी ज्यादा है और इसकी नेगेटिव एनर्जी कम है, यानी इन दोनों का डिफरेंस पॉजिटिव देगा। जब इन दोनों का पॉजिटिव देगा तो ये एनर्जी मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर की होगी और उसमें से EM वेव्स निकालेगी और सच फिनोमेना इज कॉल्ड, क्या कहलाती है? रेडियो Radioactivity. समझ में आ गया? Yes, sir. समझ में आ गया? तो रेडियो एक्टिविटी अकर्स जनरली द लार्ज साइज न्यूक्लियस। क्लियर है? Yes, sir. चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ चीजें और देख लीजिए। मैंने आज आपको मैंने आज आपको वो भेजा है ग्राफ जो बाइंडिंग Yes, एनर्जी sir. के बारे में बता रहा है, बाइंडिंग एनर्जी और एटॉमिक नंबर के बारे में, है ना? हेलो, एटॉमिक मास नंबर के बारे में भेजा है ना? शिवानी रिप्लाई करो, भेजा है कि नहीं भेजा? हेलो Yes, sir. हेलो, रिप्लाई करो। Yes, sir. हाँ, तो उसको एक्चुअली मैंने इसलिए भेजा कि वो यहाँ पर डायग्राम बनाना पॉसिबल नहीं था वो, तो मैं उसी में समझाऊंगा आपको, वो अभी नहीं, थोड़ी देर बाद जब मैं बोलूंगा तब सर वो बोलना। याद करना पड़ेगा क्या वो अरे डायग्राम? याद नहीं करना, सिर्फ समझना है। सर याद थोड़ी- सर बाइंडिंग एनर्जी जो आपने अभी बोला, तो सर अभी बाइंडिंग एनर्जी तो अपन ने उसमें पढ़ा था, एटॉमिक उसमें। दुनिया की हर चीज में बाइंडिंग एनर्जी पढ़ोगे आप। बाइंडिंग एनर्जी तो आप ग्रेविटेशन में भी पढ़ोगे, सब में पढ़ोगे, समझ रहे हो ना? बाइंडिंग एनर्जी का मतलब है सिस्टम बाइंड है, खत्म। अच्छा। अब देखिएगा, जैसे मैं एटॉमिक फिजिक्स की बात करता था तो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस को तो कंसीडर ही नहीं किया था। और उस समय जैसे मैंने एक्स रेज पढ़ी थी तो के शेल है, ये KLMN पढ़ा ना? तो ये दीज आर द क्वांटम स्टेट ऑफ एटम, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटम स्टेट लेते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर ये इलेक्ट्रॉन, अगर मुझे किसी प्रोटॉन को इस न्यूक्लियस के अंदर पहुंचाना है या इस इलेक्ट्रॉन को इसने कैप्चर किया, इस इलेक्ट्रॉन को कैप्चर किया, तो मुझे जो एनर्जी देनी पड़ती है, अब चलो समझा देता हूं। सबसे पहले आप देखिए, न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियॉन्स हैं दे आर आल्सो इन स्टेट ऑफ, इसके लिखेगा न्यूक्लियर क्वांटम स्टेट, न्यूक्लियर क्वांटम स्टेट। in nucleus there is various discrete energy levels। जैसे यहां पर आप एनर्जी E1 पढ़ते हैं, यहां पर एनर्जी E2 पढ़ते हैं। दीज आर क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, ये डिफरेंट एनर्जी है। जब कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट करता है तो आपको मालूम है कि इलेक्ट्रॉन निकलता है। इसी तरह न्यूक्लियस के अंदर भी डिस्क्रीट एनर्जी लेवल, दैट इज नोन एज न्यूक्लियर क्वांटम स्टेट्स। ठीक है? तो अगर कोई न्यूक्लियस एक्साइटेड स्टेट में है और जब वो ग्राउंड स्टेट में लौटता है तो इट रेडिएट्स एनर्जी। तो लिखिएगा, व्हेन अ न्यूक्लियस इज इन एक्साइटेड स्टेट and returns to its ground state, then it radiates energy, and this energy always in the region of gamma ray। यानी इनकी जो एनर्जी है वो एक्चुअली मिनिमम
10 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम नहीं हो सकती, और 10 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करस्पॉन्डिंग जो रेडिएशन की वेवलेंथ होती है वो गामा रीजन में लाई करती है। आ रहा है समझ में? अरे आ रहा है कि समझ में नहीं आ रहा? आ रहा है? यस और दूसरी बात और लिखो, एंड दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ न्यूक्लियस, यानी ये डिपेंड नहीं करता वो न्यूक्लियस किस एलिमेंट का है। सर एमिट क्या करते हैं? गामा रे एक्साइट होके फोटॉन, जब रिटर्न करते हैं तो? गामा रे, क्योंकि मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी है तो जो वेवलेंथ आती है वो गामा रे के फॉर्म में आती है। समझ में आ रहा? अरे समझ में आ रहा है? यस सर। अब लिखिएगा न्यूक्लियर स्पिन। जैसे आप जानते हैं कि अगर मैं कहूं ये हमारा न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन के अंदर एक ऑर्बिटल मोशन होता है और साथ में एक स्पिन भी होता है, बोथ अकर्स। तो टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन एज वेल एज स्पिन। पढ़ा है ना ये आपने? पढ़ा है कि नहीं? यस सर। तो टोटल एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन और प्लस एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू स्पिन, ये होता है। और जिसके कारण इसका मैग्नेटिक मूवमेंट होता है। जिसके कारण क्या होता है? जिसके कारण क्या होता है? हेलो हेलो, मैग्नेटिक मोमेंट। इसी तरह न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियन है, दीज आर द न्यूक्लियन इन द न्यूक्लियस। देखो, इनसाइड द न्यूक्लियस, इनसाइड द न्यूक्लियस हैव एन इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक समझते हो? नेचुरल इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम। तो इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम ऑफ न्यूक्लियॉन्स इज ड्यू टू स्पिन, ड्यू टू स्पिन, एंड दिस इज कॉल्ड स्पिन एंगुलर मोमेंटम। क्या कहलाता है? तो यानी ये न्यूक्लियॉन्स अपने एक्सिस के अबाउट स्पिन भी करते हैं। क्या करते हैं? अपने अपने एक्सिस के अबाउट क्या करते हैं? क्या करते हैं भी? सर इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम के आगे बता दीजिए। ये वाले जो आपके न्यूक्लियॉन्स हैं, दे स्पिन अबाउट देयर एक्सिस, एक्सिस के अबाउट घूमते भी हैं। और जैसे लिख लिया, कितना लिख लिया? कितना लिख लिया? यस सर। हाँ, और जिस तरह ये इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल मोशन करता है, इसी तरह ये न्यूक्लियॉन्स भी ऑर्बिटल मोशन करते हैं। देखो, विद स्पिन एंगुलर, विद स्पिन दे आल्सो इन ऑर्बिटल मोशन। यानी न्यूक्लियस के अंदर भी वही होता है जो इलेक्ट्रॉन्स के अंदर होता है, यानी स्पिन भी होता है और स्पिन भी होता है। और हेलो, आवाज आ रही है? यस स्पिन भी होता है और ऑर्बिटल मोशन भी होता है। ऑर्बिटल मोशन। हाँ, अब सुनिएगा। अब ये जो न्यूक्लियन है, जैसे मैं प्रोटॉन की बात करूं, तो प्रोटॉन पे चार्ज होता है। अब चार्ज पार्टिकल अगर ऑर्बिटल मोशन करेगा, क्या करेगा? ऑर्बिटल मोशन करेगा और स्पिन भी करेगा, तो उसके अंदर एक करंट जनरेट हो जाएगी। क्या जनरेट हो जाएगी? क्या जनरेट हो जाएगी? करंट। और उस करंट के कारण एक मैग्नेटिक मूवमेंट होगा। तो लिखिएगा, 2-3 लाइनें देखो, मेमोरी में बिठा लेना। जब मैं पढ़ाता जा रहा हूं तो इसको मेमोरी में बिठाते जाओ, क्योंकि डायरेक्ट सवाल आता है इसमें। देखो, these nucleons behaves as bar magnet which have magnetic moment because no external torque is acting, because no external torque is acting on these nucleons. So angular momentum remains conserved. और एक फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा,
अगर मान लीजिए लिखो इफ टोटल एंगुलर, इफ ये लिखो इफ क्वांटम नंबर ऑफ टोटल एंगुलर मोमेंटम, इफ क्वांटम नंबर ऑफ टोटल एंगुलर मोमेंटम, ये लिखो आपने, इफ टोटल नंबर, इफ क्वांटम नंबर ऑफ टोटल एंगुलर मोमेंटम इज आई, अगर मान लो आई है, क्या है ये, क्वांटम नंबर ऑफ टोटल एंगुलर मोमेंटम, यानी उन एंगुलर मोमेंटम का अगर टोटल क्वांटम नंबर आई है, तो टोटल एंगुलर मोमेंटम इज डिफाइंड एज आई इंटू आई प्लस वन, आई इंटू आई प्लस वन अंडर रूट में पूरा ये इंटू एच, एच है प्लैंक कांस्टेंट, एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट। दिस इज द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ न्यूक्लियन, टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ न्यूक्लियस, टोटल एंगुलर, कुछ सारे क्वांटम नंबर ले लिए ना हमने, जितने भी न्यूक्लियंस है सबके ले लिए, ये देखो टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ न्यूक्लियस, एच है प्लैंक कांस्टेंट, आई है टोटल क्वांटम नंबर, तो ये टोटल क्वांटम, टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ न्यूक्लियस लिख लिया। सर ये कौन सा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है? टोटल स्पिन का भी और उसका भी, दोनों मिला के अच्छा, लिख लिया। Yes, sir. हाँ, देखिएगा अगर मान लीजिए बीटा रेज निकल रही हैं, जनरली बीटा दो तरह की होती हैं, बीटा पॉजिटिव और बीटा नेगेटिव, हालांकि वो बाद में बात करेंगे। तो जो न्यूक्लियस से मान लीजिए बीटा रेज निकली, क्या निकली, बीटा, तो इन बीटा रेज की जो एनर्जी होती है वो करीब 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर की होती है। इसकी होती है, बीटा निकलेंगी या गामा निकलेंगी, ठीक है ना। और ये बीटा या गामा कब निकलेंगी, जब कोई न्यूक्लियस E1 एनर्जी से E2 एनर्जी में कन्वर्ट होगा। बात समझे, बात समझे कि नहीं, जब E2 से E1 में वापस आएगा तो ये एनर्जी निकालेगा इन फॉर्म ऑफ बीटा रे और गामा रे, और ये इनका ऑर्डर क्या होगा, बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी का होगा। क्लियर है।